अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप लोगों की खिदमत में बहुत ही अहम वीडियो और अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जो है हाउ टू यूज़ बेयर एक्ट इन एग्ज़ाम। पार्ट 5 के जो पेपर्स होते हैं, वहाँ पे हमें बेयर एक्ट दिया जाता है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। तो उसका इस्तेमाल कैसे करें? बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, मैसेजेस कर रहे थे कि सर काइंडली ये बताएँ कि किस तरह बेयर एक्ट का हम इस्तेमाल करें पेपरों के दौरान। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह आप बेयर एक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अपना तजुर्बा भी शेयर करूँगा, कुछ टिप्स भी बताऊँगा और साथ में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि किस तरह एक क्वेश्चन को बेयर एक्ट के ज़रिए हम एग्ज़ाम के अंदर हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखें कि जो एलएलबी की डिग्री है ना, हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, वो बुनियादी तौर पे 2 किस्म की कैटेगरीज़ के अंदर फ़ॉल करते हैं। एक वो सब्जेक्ट होते हैं जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आप थ्योरीज़ की बात कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस का आपने सब्जेक्ट पढ़ा, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ी आपने, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ी आपने, लीगल सिस्टम मेरे से पढ़ा, ठीक है? इसके अलावा आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो आपने पढ़ा था, ठीक है, यूके, यूएसए और इसके अलावा लीगल एथिक्स, ये इतने जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सारे थ्योरी बेस्ड थे। ये इसके अंदर कोई कानून की चीज़ें का ज़िक्र नहीं था, कोई सेक्शन, एक्ट ये वगैरह नहीं था, ठीक है ना? तो ये सिंपल थे कि किसी भी किताब से आपने पढ़ लिया, कहीं से भी गाइड से आपने तैयार कर लिया, तो ये कोई इश्यू नहीं होता और इसके कहीं पे कोई भी नोट्स हैं, वो चल जाते थे। यानी कोई लिमिटेशन नहीं, कोई कदगन नहीं थी। आप ईज़ी थे, इवन कि आप जो है ना इंटरनेट से भी इनके डाउनलोड कर सकते थे। किसी भी इवन के जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स हैं ना, वो आप अपने मुल्क के छोड़ें किसी और के मुल्क के भी पढ़ लेते हो, तब भी आपका काम चलता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह सेम ही चल रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपके एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो आप पार्ट 4 और पार्ट 5 में खुसूसन पढ़ते हैं, वो होते हैं कोडिफाई सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो बिल्कुल एज़ ए कानून के तौर पर लिखे गए हैं, वो सब्जेक्ट जो बिल्कुल एक कानून के ऊपर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीनल कोड। अब पाकिस्तान पीनल कोड एक मुकम्मल कानून है, जिसके अंदर बताया गया है कि ये जुर्म करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, सेक्शन हैं, सब सेक्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो यानी एक प्रॉपर कोडिफाई कानून है। अगर हमसे कोई पूछे ना कि यार बताएँ कि पाकिस्तान में कहाँ लिखा हुआ है कि कौन सी जुर्म की क्या सज़ा होगी, ठीक है ना? पेनल्टीज़ कहाँ लिखी हुई हैं, तो आप उसको पाकिस्तान पीनल कोड का बताएँगे। तो ये कोडिफ़ाई सब्जेक्ट था, जिसके अंदर कानून की शिकें थी और आपको वो तैयार करना पड़ता था। अब उसमें ये होता था कि आपने उस किताब से बाहर नहीं जा सकते। आपको वही सेक्शन उसी में रह के आपने लिखना पड़ता था, आपको याद करना पड़ता था और आपने बस उन्हीं चीज़ों को अपने अल्फ़ाज़ में रिप्रोड्यूस करते थे, ठीक है ना? कोई चीज़ एक्स्ट्रा आप ऐड या माइनस नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोडिफ़ाई, वो लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीपीसी है, सीआरपीसी है, कानूनी शहादत ऑर्डर है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, कोर्ट फ़ीस एक्ट है। ये जितने भी एक्ट हैं, कानून हैं, ऑर्डर हैं, कोड हैं, ये सारे के सारी कोडिफ़ाई सब्जेक्ट हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 2 किस्म के सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये जो पहले वाले सब्जेक्ट हैं ना थ्योरेटिकल, इनकी प्रिपरेशन बहुत आसान है। इनको तो बंदा अपने अल्फाज़ों में भी लिख सकता है, कहानियाँ भी लगा सकता है, अपनी थ्योरी लगा दी, अपना प्रिंसिपल डाल दिया, अपना कॉन्सेप्ट लगा दिया। मतलब ये इसमें आप फ्री हैंड होता है आपका, ठीक है ना? जैसे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट था, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ, ये क्या थे यार? ये मतलब हवाई हवाई बातें थी ना, गपशप लगानी थी और क्या करनी है आपने? बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता हो, एक आधा कोई थ्योरी, एक आधा कोई प्रिंसिपल थोड़ा मुश्किल होता था, उसका कॉन्सेप्ट आ जाता था, बाकी तो आप लोग कहानियाँ लिखने में बैठ जाते थे। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, ठीक है? तो इसकी तैयारी करना, इसकी कोई इतना मुश्किल नहीं काम। लेकिन ये जो थे ना कोडिफ़ाई सब्जेक्ट, ये ज़रा मुश्किल होते हैं। क्योंकि यार आपके पास ना लिमिटेशन है कि आपने वही जो कोडिफाई कानून है ना, उसके सेक्शन और आर्टिकल्स और उसकी जो भी शिकें हैं, उसके अंदर रह के आपने तैयारी करनी थी। और वो फिर ज़ाहिर बात है उसकी, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी टफ़ होती है, लीगल लैंग्वेज होती है और हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती लीगल लैंग्वेज को पढ़ने की, इंटरप्रेट करने की, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पेश पेश होती थी। तो हमने क्या किया, कोडिफाई सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करते थे, बने बनाए नोट्स ले लिए, कहीं से गाइड ले ली, ठीक है ना, यूट्यूब से देख लिया, लॉ एंड विजडम के नोट्स पकड़ लिए, इधर उधर से देख लिया। यानी कि आपने कोडिफाई सब्जेक्ट को भी क्या किया कि उनकी सब्जेक्ट के किसी ने अगर कोई नोट्स बनाए थे, वो आपने इस्तेमाल किए, जो बहुत ही ईजी थे, लेकिन आपने उसकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो कभी नहीं पढ़ी।
शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ओपन करके देखा हो, लेकिन उनको समझ नहीं आई हो कि यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यार गाइड में तो बड़ा ईज़ी लिखा हुआ है, यहाँ पे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। तो वो एक्चुअली जो है ना कोडिफाइड सब्जेक्ट थे, तो और हमसे ज़्यादातर गलती होती है, हमारा लीगल एजुकेशन इतना ख़राब हो चुका है, इसमें हम भी ज़िम्मेदार हैं, कॉलेजेस वाले, टीचर भी और स्टूडेंट भी, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम बच्चों को बेयर एक्ट पढ़ाते ही नहीं हैं। ये कोडिफाई कानून है ना, वो खोलते ही नहीं है। बहुत सारा रेयर ही होता है कि कोई ओपन करके आपको पढ़ाए, अदरवाइज़ क्या होता है कि बने बनाए नोट्स उसी जो लैंग्वेज है उसको ईज़ी करके हमने उसके नोट्स बना लिए, गाइड्स बना लिए, और वो जनाब सब पढ़ रहे होते हैं और पेपरों में आप जाके लिख के आते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो वही कोडिफाई लैंग्वेज वहाँ से पढ़नी पड़ती है, तो वहाँ पे बस मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक है? सो 2 सब्जेक्ट हैं, एक थ्योरेटिकल और दूसरे कोडिफाई सब्जेक्ट। अब बेयर एक्ट क्या होता है? ये देखें, बेयर एक्ट, ये जो कोडिफाइड सब्जेक्ट है ना, इसकी एक बुक होती है, बेयर एक्ट। वो किताब होती है जिसमें एग्जैक्ट कानून लिखा होता है। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती, कोई एडिशनल कमिट नहीं होती। यानी जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था ना, वो एग्जैक्ट उस किताब के अंदर मौजूद होता है। तो हम उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। अगर मैं आपसे कहूँ यार मुझे पाकिस्तान पिनल कोड का बेयर एक्ट दो, तो बेयर एक्ट का मतलब ये है कि वो मुझे किताब दो जिसमें एग्जैक्ट कानून और शिक्कें लिखी हुई हैं। कोई चीज़ उसके अंदर कहानी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं है। ठीक है? और यही जो बेयर एक्ट की जो कॉपी होती है वो आपको एग्जाम के अंदर दी जाती है। अगर आप लोग कभी गौर करें ना, आप लाइब्रेरी में चले जाएं तो पाकिस्तान पिनल कोड की एक किताब बहुत पतली होती है और एक किताब बहुत मोटी होती है। ये जो पतली किताब होती है ना यार, यही बेयर एक्ट होता है। इसमें सिंपल सेक्शन वगैरह लिखे होते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट ने जब कानून बनाया तो वही कानून एग्जैक्ट लिखा हुआ है। लेकिन ये जो मोटी किताब होती है, ये इसमें क्या होता है कि जितने भी सेक्शन वगैरह होते हैं ना, उनकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है, कमेंट्री मौजूद होती है। यानी कि एक किस्म की वो जो है ना वो एक्सप्लेनेशन होती है, उसका उन्होंने तर्जुमा किया होता है, इस सेक्शन का ये मतलब है, फिर अदालती केसेस का यानी कि वो रेफरेंस भी दिया होता है। तो वो एक मजबूत बड़ी किताब होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा एक सेक्शन के ऊपर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। लेकिन जो बेयर एक्ट है ना, वो सादा सिंपल कानून जैसे मंजूर हुआ था। ठीक हो गया। और बेयर एक्ट जो है ना, वो कोडिफाइड सब्जेक्ट का होता है और वही आपको एग्जाम के अंदर कॉपी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अब इस बेयर एक्ट के क्या पार्ट्स होते हैं यार? सबसे पहले तो टाइटल होता है, टाइटल लिखा होता है सब्जेक्ट का, फिर उसका एक प्रियम्बल होता है यानी इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो है ना डेफिनेशन बताई जाती हैं, उस कानून के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनकी डेफिनेशन देते हैं। इसके अलावा फिर उसके अंदर चैप्टर्स हैं, सेक्शन हैं, सब सेक्शन हैं, और आखिर में एक लिस्ट होती है शेड्यूल्स की, जिसके अंदर कुछ टेबल वगैरह दी जाती हैं जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फॉर्म, लिस्ट, टेबल, रेफरेंस सेक्शंस। ठीक है, ये सारा कुछ। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, एग्जांपल ऑफ बेयर एक्ट। ये जनाब हमारा सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका ये पहला पेज है, इसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है, प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 1 है। इससे नीचे ये जो शार्ट टाइटल इन कमेंसमेंट, ये सेक्शन 1 है। उसके बाद 2 तो उन्होंने रिपील किया हुआ है। तीसरा रेफरेंस टू कोड है। उसके बाद चौथा जो है वो डेफिनेशन है। उसके बाद 5वां ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर पिनल कोड है। इस तरह चलते 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 यानी 10-12 पेजेस का तो आपको नहीं, सिंपल ये एक इंडेक्स मिलेगा, जो फहरिस्त नहीं होती किसी भी किताब की, शुरू में इंडेक्स दिया होता है कि फ़लाँ सेक्शन फ़लाँ पेज के ऊपर मौजूद है। उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये दूसरा एक यानी कि मेन चीज़, यहाँ से अब कानून शुरू होता है इसका जनाब। ये यानी कि इंडेक्स के बाद जो फहरिस्त होती है ना, उसके बाद ये पेज आता है। इसमें लिखा हुआ है कि ये पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है, इसका शॉर्ट एंड टाइटल लिखा हुआ है। अब ये जो लैंग्वेज लिखी आप देख रहे हो ना यार, ये एक्चुअल लैंग्वेज है कानून की, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि ये कानून जो है ना कोड ऑफ क्रिमिनल कहलाएगा। ये जनाब 1 जुलाई ऑफ 1898 से यानी इफेक्ट में आया है। ये कहाँ पे एक्सटेंड है? ये पूरे पाकिस्तान में एक्सटेंड है। उसके बाद सेक्शन 3 जो है उसमें लिखा हुआ है रेफरेंस टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अदर रिपील्ड इनएक्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरीके से आगे फिर इसके सेक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे मैंने दिया है, सिंपल सेक्शन है 6 है और सेक्शन 7 है। ये इस तरह बिल्कुल यही चीज़ें लिखी होंगी बेयर एक्ट के अंदर। अब यही चीज़ें हैं और इन्हीं के ऊपर आपने आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेयर एक्ट। इसके अलावा एक और बेयर एक्ट होता है, वो होता है विथ कमेंट्री। यानी ऐसा बेयर एक्ट जिसके अंदर एक तो एक्चुअल वो वर्डिंग होती है कानून की, लेकिन नीचे साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है नोट की फॉर्म में। यानी एक तो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है कानून का, बेयर एक्ट वाला, लेकिन साथ में एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है कमेंट्री के साथ। फिर केस लॉस का जिक्र होता है कि अदालती फैसलों ने, जजेस ने उसके ऊपर जो उस सेक्शन के मतलब कोई फैसला दिया है, यानी कि वो भरपूर एक इन्फॉर्मेशन होती है। वो कॉपी आपको एग्जाम के अंदर नहीं दी जाती। अगर वो दी जाए तो फिर तो भाईजान झूलेलाल, फिर तो क्या मज़ा ही आ
आ जाए, हर सेक्शन की एक्सप्लेनेशन नीचे मौजूद है, वही छाप के आओ, लेकिन वो आपको देंगे बेयर एक्ट। ठीक है। अच्छा, लफ्ज़ ये जो बेयर है ना, बेयर का मतलब होता है अनकवर, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कवर ना हो, बेयर एक्ट, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ऐसा कानून जिसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ सीधा-सीधा कानून है, तो हम उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। अब ये बेयर एक्ट विथ कमेंट्री, इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये देखें। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, इसका ये आर्टिकल है 45, ये उर्दू में किताब मेरे पास मौजूद थी। अब इसमें लिखे ना आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है कि सदर का माफ़ी वगैरह देने का इख्तियार। अब ये जो मैंने रेड सर्कल किया है ना, अब ये एक्चुअल लैंग्वेज है कानून की, ठीक है? लेकिन नीचे नोट है, नोट में नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है, पूरी उन्हें हिस्ट्री लिखी है कि ये सेक्शन क्या है, इसमें क्या पावर है, कब इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना? तो ये वो बेयर एक्ट होता है जिसके अंदर कमेंट्री दी जाती है। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें, आर्टिकल 23 है, वो ये कहता है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट है आपका। उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं, दस्तूर और मफाद आमा के पेश नज़र कानून के ज़रिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे हर शहरी को जायदाद हासिल करने, कब्ज़े में रखने और फ़रोख्त करने का हक़ होगा। अब ये एक कानून है, कानून की एक एक्चुअली लैंग्वेज है ऊपर सेक्शन 23 में, जो रेड सर्कल मैंने किया। जो नीचे नोट है ना, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। अब ये ऐसी कोई भी किताब जिसमें सेक्शन के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, नोट मौजूद हो, कमेंट्री मौजूद हो, इंटरप्रिटेशन मौजूद हो, तो हम उसको बोलते हैं बेयर एक्ट विथ कमेंट्री। सो पेपरों में आपको कौन सा कानून दिया जाता है दोस्तों, ज़रा रिपीट करें मेरे सामने, ये वाला एग्जाम्पल ऑफ बेयर एक्ट। ये बिल्कुल पतली किताब होगी, आप देखेंगे ना आपको छोटी छोटी किताबें मिलेंगी, तो वो हो गई बेयर एक्ट, सिंपल इस तरह कानून लिखा होगा। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने कहा पहले आपको थोड़ा बता दूं कि बेयर एक्ट क्या होता है, बेयर एक्ट सादा क्या है, बेयर एक्ट विद कमेंट्री क्या होता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे स्टूडेंट को कभी ये यही नहीं पता होता कि बेयर एक्ट क्या होता है, और कुछ लोगों को तो माशाल्लाह स्पेलिंग भी नहीं आती बेयर एक्ट की, वो लिखते हैं बियर एक्ट, BAR, भाई BARE होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैं बताऊंगा कि भाई बेयर एक्ट को किस तरह रीड किया जाता है। सबसे पहले तो भाई आप कोई भी बेयर एक्ट उठाते हैं ना, तो उसका पर्पस देखें कि ये बेयर एक्ट या ये कानून किस मकसद के लिए बनाया गया था। अब जैसे CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका ऑब्जेक्ट और मकसद क्या था कि भाई बताना है कि किस तरह क्रिमिनल केसेस की जो है ना उसका जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह एक मुकदमा जो है ना क्रिमिनल स्टेज से लेकर उस फैसले की हद तक जितना भी प्रोसीजर है क्राइम के अंदर, वो क्या फॉलो किया जाता है। फिर आपने दूसरे नंबर पे उसका जो इंडेक्स और कंटेंट्स है वो देखना है, उसकी जो फहरिस्त देखनी है कि चैप्टर कितने हैं, सारा देखना है, उसके पार्ट्स कितने हैं, वो एक नज़र आपने घुमानी है या आपने ज़रूर देखना होता है। उसके बाद फिर क्या है कि जो डेफिनेशन की जो क्लॉज है ना, मैंने बताया ना कि एक शुरू के अंदर सेक्शन 3 या 4 हर जगह पे ना एक डेफिनेशन की होता है। उसमें जितने भी वर्ड्स जो इस कानून में आगे चल के इस्तेमाल होंगे ना, उनकी वो डेफिनेशन बताते हैं कि यहाँ पे लॉ का मतलब ये होगा, एक्ट का मतलब ये होगा इस कानून के अंदर, इस कानून में जनाब गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा कि फेडरल गवर्नमेंट होगी कि प्रोमोशनल गवर्नमेंट होगी। एक तो वो, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है सेक्शंस, वो आपने पढ़ने। तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी सेक्शन होगा 3, 4, 5 जो भी आपने पढ़ना है, सबसे पहले तो उसको आपने थॉरोली पढ़ लेना है। एक ही 3-4 लाइनें आप उसको वैसे ही पढ़ लें। उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर जो कीवर्ड हैं, जो अहम वर्ड्स हैं, आपको लग रहे हैं कि यार ये बड़ा अहम वर्ड है, उसको पहले हाइलाइट कर दें। ठीक है? और उसके बाद फिर क्या करें कि वो जो सेक्शन है ना, उसकी अगर 5 लाइनें हैं ना, तो उनको आप पहले ब्रेक डाउन करें, उनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करें। जहाँ पे कॉमा है उससे पहले डिवाइड करें और अलग-अलग करके उनको पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद क्या होगा, इसके अलावा जो वर्ड यूज़ होते हैं एंड, और, मे, शल, इनकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है लीगल लैंग्वेज के अंदर, याद रखिएगा। एंड का मतलब बहुत अहम चीज़ है, और का मतलब कुछ और है, मे का मतलब सिंपल है, शल का मतलब है कि भाई ये कंपलसरी है। तो इन वर्ड्स के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। फिर आपने उसकी प्लेन रीडिंग करने के बाद फिर आपने उसको पढ़ना है कि यार ये एक्चुअली मुझे समझा क्या रहा है, क्या कह रहा है। ये जो सेक्शन है मैंने वैसे एक दफ़ा पढ़ लिया, लेकिन बाज़ औक़ात आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना बेयर एक्ट को, कोई सेक्शन को, तो ऊपर से गुजर जाएगा। फिर आपने दोबारा पढ़ना है, फिर तीसरी मर्तबा पढ़ना है, फिर उसके एक-एक वर्ड को ये की हाइलाइट करना है, फिर उसकी अलग-अलग मीनिंग देखनी है, फिर जाके वो सेक्शन आपको समझ आता है। अच्छा जी, दूसरा ये, जितने भी सेक्शंस होते हैं ना, आपने इनको आपस में इंटरलिंक करना होता है। बाज़ औक़ात आप एक सेक्शन पढ़ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर 5वां, तो उसमें वो लिखा हुआ होता है कि जी जो सेक्शन 4 है उसके तहत ये अप्लाई होगा, इस तरह। तो इसलिए सेक्शन जो आपस में इंटर
इंटरलिंक भी होते हैं, तो ये आपको इंटरलिंक भी करना होगा। ये कानून ऐसा नहीं है कि हर सेक्शन अलग अलग काम करता है, ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास कमेंट्री वाली कोई किताब है तो वो बेहतर है, वो पकड़ लें, वो भी साथ में पढ़ लें। तो ऊपर एक सेक्शन होगा, नीचे उसकी कमेंट्री होगी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये आपको आम रूटीन के बता रहा हूँ, एग्जाम वाली नहीं, एग्जाम वाली अब आगे बताऊंगा। अच्छा जी, इसके अलावा आप जनाब स्टिकी नोट्स यूज़ करें, फ्लैग्स यूज़ करें, ये सारा कुछ जो भी है। तो प्रॉपर एक किताब को पढ़ने का, बेयर एक्ट पढ़ने का जो तरीक़ेकार है वो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि भाई ये पेपरों में फिर हमें ये बेयर एक्ट क्यों देते हैं? जबकि आम रूटीन तो यही है ना कि यार सारे ही 5 साल का भी बेयर एक्ट को उठाया नहीं, ना पढ़ा, ना रीड किया, ना देखा, और पेपरों में बेयर एक्ट मिल गया, अब क्या करें? तो भाई ये आपकी भी नाअहली है, एजुकेशन की सिस्टम की भी नाअहली है कि आपको बेयर एक्ट पढ़ाया नहीं गया, ना ही आप लोगों ने कभी दिलचस्पी ली, और पेपरों में बेयर एक्ट आ गया। अब क्या किया जाए? भाई बेयर एक्ट पेपरों में इसलिए दिया जाता है ताकि वो आपको चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि अब आपका फाइनल ईयर चल रहा होता है, आप उसके बाद आपने प्रैक्टिस में जाना है, वकील बनना है प्रॉपर। तो यार बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप बेयर एक्ट को पढ़ना नहीं आता, आपको समझ नहीं आती कि यार इस बेयर एक्ट के इस सेक्शन को, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकेंगे, तो फिर आप काहे के वकील होंगे? फिर आप सारी ज़िंदगी क्या गाइड पढ़ के जनाब केस लड़ेंगे? ज़ाहिर बात है आपको बेयर एक्ट ही पढ़ना पड़ेगा ना घूम फिर के। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहता है कि जी मुझे बताएं मैंने ये जुर्म किया तो मुझे क्या सज़ा मिलेगी? अब आपको उस सेक्शन का पता ही नहीं है, और अगर आप पढ़ भी लिया तो आपको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि भाई आपने स्टूडेंट लाइफ में कभी उसको सीरियसली नहीं लिया था, कभी उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। तो बेयर एक्ट को पढ़ना, समझना, ये एक प्रैक्टिस में आता है। बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, तो तब जाके आपकी ये हैबिट बनेगी। आप लोगों को याद हो, अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने पार्ट 1 में भी 2 में भी पढ़ाया था, मैं हमेशा एक बात करता था कि यार अगर अच्छा वकील, पढ़ा लिखा वकील बनना है ना, तो एक काम करो, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। अपने रीडिंग स्किल इतनी बेहतर करो कि भाई तुम दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ हो तुम पढ़ लो, उसको इंटरप्रेट कर लो, उसको एक्सप्लेन करके दो। मसला ये है कि लोग, बच्चे रीडिंग करते ही नहीं है सारा साल, इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं, बस एक दो फेसबुक की पोस्टें पढ़ के ये वगैरह कर लेते हैं। तो भाई रीडिंग की हैबिट डालें, ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। तो सबसे पहले ये इसीलिए दिया जाता है ताकि वो ये देख रहे होते हैं एग्ज़ाम वाले कि यार ये बेयर एक्ट का बच्चा इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि वो आपकी नॉलेज की असेस करते हैं कि इसकी लैंग्वेज को समझ है कि नहीं, क्योंकि देखो वकालत जो दूसरी फील्ड्स हैं ना, जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उसमें फाइनल ईयर में आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने अपने फाइनल ईयर में मैंने इंडक्शन मोटर को ना रिमोट के ज़रिए चलाने की कोशिश की थी, ये मेरी थीसिस थी, मेरा प्रैक्टिकल था, तो मैंने प्रैक्टिकल एक काम किया था, करके दिखाया था। साथ में हमने इसका एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था। तो ये हमने प्रैक्टिकल काम किया। मेडिकल में भी प्रैक्टिकल हाउस जॉब वगैरह होती है। वकीलों की प्रैक्टिस क्या होती है फाइनल ईयर में? भाई यही होती है कि बेयर एक्ट को पढ़ना, क्योंकि आपका ज़्यादातर वकीलों का काम सिर्फ पढ़ना, चीज़ों को समझना, इंटरप्रेट करना, ड्राफ्टिंग करना, ये काम है। पढ़ना और रीडिंग करना और ड्राफ्टिंग करना। तो भाई यही आपकी प्रैक्टिस है, तो इसलिए आपको बेयर एक्ट भी दिया जाता है ताकि आपको ज़रा चेक चुक कर लें कि भाई ये बेयर एक्ट को इस्तेमाल करना भी इनको आता है कि नहीं आता। ठीक हो गया जी। तो ये जो है इससे आपकी एक प्रैक्टिकल थिंकिंग पैदा होती है, आपकी एक किस्म की ट्रेनिंग भी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चलें, अभी आपके पेपर नहीं हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो अब हम किस तरह, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? भाई सबसे पहले तो आप लोग अगर बेयर एक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं पेपरों में ना, तो उससे पहले आप उसकी करें तैयारी। तैयारी क्या करनी है? सबसे पहले आपने एक बेयर एक्ट की कॉपी पकड़नी है। जो भी सब्जेक्ट हैं, जहाँ भी यानी जिन सब्जेक्ट के अंदर बेयर एक्ट दिया जाएगा, तो एक तो भाई ख़रीद लें बेयर एक्ट, जाके अभी जाके उर्दू बाज़ार से ख़रीद लें। उसके बाद जनाब क्या है कि आपने कोई भी टॉपिक जो तैयार कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर आप तैयार कर रहे हैं पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स या सिविल कोर्ट्स या ड्यूटीज़ या पीस ऑफ जस्टिस, मतलब जो भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, आप चले गाइड से तैयार कर रहे हैं, मेरे चैनल से तैयार कर रहे हैं, किसी के नोट्स पकड़ लें, तो साथ में आपने बेयर एक्ट भी ओपन करना है और देखना है कि उसका ये बेयर एक्ट में इसका जिक्र कहाँ है, कौन से सेक्शन के अंदर ये इस टॉपिक का जिक्र है, तो उसको भी साथ में पढ़ते रहना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो जो लैंग्वेज है बेयर एक्ट वाली वो रटा मारें, वो याद करें, वो तो याद करना भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप सिर्फ आपने वही तैयार किया तो वो तो 5-6 लाइनें होती हैं, तो उसमें तो आपका आंसर बड़ा नहीं होगा। तो आपने नोट्स वगैरह भी से तैयारी करनी है, लेकिन साथ में बेयर एक्ट में ओपन करके चेक करना है कि आया यार ये सेक्शन मौजूद है कि नहीं है। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, उसने कहा सर वो फलां टॉपिक था, एक नोट्स में ना उसका सेक्शन गलत लिखा हुआ था, लेकिन जो आपने नोट्स दिए थे उसमें सेक्शन सही था, तो मैंने उसको काउंटर चेक किया बेयर एक्ट में जाके कि आया वही सेक्शन है जो ये बताया गया है। तो आपने ये काम करना है साथ में। नंबर 2, दूसरा, कि बेयर एक्ट को देखना है, ओपन करना है,
कि ये क्या भला है, इसके साथ दोस्ती रखनी है। इसके चैप्टर देखें, इसके पार्ट्स देखें, इसके कितने सेक्शन हैं, इसके कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। और पहले पार्ट में कौन सा टॉपिक है, दूसरे पार्ट में कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तीसरे पार्ट में क्या हैं, चैप्टर्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने। यानी उस पूरी किताब को एक दफ़ा प्यार और मोहब्बत से ज़रूर देखना है, बल्कि डेली देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको वो समझ आ जाए कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें यानी हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर क्या करना है कि जो अहम अहम टॉपिक के जो सेक्शंस हैं ना, आपने उनके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। उनको बार बार देखना है कि आपको पता है कि यार ये टॉपिक आता है। अब कोई भी टॉपिक तैयार करें, उसके साथ में सेक्शन आपने जाके उधर रिव्यू करने, व्यू करने। अच्छा, तो ये एक चीज़ करनी है, लेकिन जो एक अहम चीज़ करनी है वो ये है कि मिसाल है कि आप सीआरपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपने 15 टॉपिक तैयार किए, उसमें से 10 टॉपिक आपने वैसे तैयार कर लिए, यानी नोट से, गाइड से। अब 5 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, लेकिन आपकी बस हो गई है, आपको अब समझ नहीं आ रहा, आप बोर हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आपको तैयारी नहीं हो रही। तो भाई वो जो 5 सवाल हैं ना, उनके सिर्फ सेक्शंस याद कर लो। उनके जो भी सेक्शन है वो याद करके, और साथ में बेयर एक्ट से वो एक दफ़ा रीड कर लो, पढ़ो कि बेयर एक्ट में ये सेक्शन क्या कहता है। तो जब एग्ज़ाम के अंदर वो सवाल आए, अगर खुदा न खास्ता, तो आपको पता हो कि यार ये बेयर एक्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको लिख के, पढ़ के, इंटरप्रेट करके, एक्सप्लेन करके अपना सवाल लिख के आओ। मेरी बात समझ रहे हो कि अगर तुमने 15 सवाल है ना, 10 तुमने वैसे याद कर लिए, रट्टा-शट्टा मार के, इधर-उधर गाइड से पकड़ के नोट्स बना लिए। 5 सब टॉपिक जो आपको याद नहीं हो रहे, या जितने भी हैं नहीं हो रहे, तैयारी नहीं हो रही, तो उनके सेक्शन याद कर लो सिंपल, और साथ में वो एक दफ़ा बेयर एक्ट से पढ़ लो, रीड कर लो कि यार वो ये सेक्शन क्या कहता है, ताकि जब अगर एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आए तो आपको मुश्किल ना हो अटेम्प्ट करने में। ठीक है जी? ये देखें जी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है। अब यहाँ पे लिखा, ये 2023 का है जनाब, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी का। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि मियर रिप्रोडक्शन ऑफ रिलेवेंट सेक्शन शैल नॉट बी कंसीडर्ड एन एडवोकेट आंसर। कि भाई कभी भी सी जो बेयर एक्ट है उसका एजेट अगर आपने कॉपी वहाँ पे छापा मारा ना, तो भाईजान आप हो जाएंगे फेल। ये याद रखिएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बड़े खुश हैं, अरे यार पार्ट 5 बहुत इजी है, बेयर एक्ट मिल जाता है, छापा मारेंगे। ओ भाई ऐसा नहीं है, सोने ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे करोगे, ये ऊपर लिखा होता है। अब तो बहुत सारे पेपर्स में ऊपर नहीं लिखते, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि भाई आपने एसेट कॉपी नहीं करना, वो तो लीगल लैंग्वेज है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग्स बनानी हैं, उसके एग्जाम्पल देने हैं, प्रॉपर एक नोट्स बनाए, जिस तरह नोट्स में नहीं होते उस तरह आपने उसको एक सवाल जवाब के तौर पे आपने पेश करना है, और उसको 3-4 पेजेस के ऊपर लेके जाना है। तो ये याद रखिएगा, तो कि भाई आपने उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना कि जैसे लिखा था वैसे लिख के आगे, ऐसा नहीं है, 0 नंबर मिलेंगे बल्कि फेल करेगा। सो नो कॉपी पेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल कोई कॉपी पेस्ट नहीं करनी बेयर एक्ट में से, जैसे सेक्शन है कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं होगा, फेल हो जाओगे, ये याद रखना। अब फिर कैसे इस्तेमाल करें, सर कोई मिसाल दें ना, आप ही समझाएं। तो भाई ये आपके सामने एग्जांपल रखते हैं। ये देखें, ये एक सवाल है कानून शहादत ऑर्डर का। व्हाट इज़ अ लीडिंग क्वेश्चन, हु कैन आस्क सच अ क्वेश्चन, कैन अ पार्टी आस्क लीडिंग क्वेश्चन टू इट्स ओन। अब मिसाल के तौर पे ये एक सवाल है, ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई और भी सवाल रख सकते हैं। अब ये एक सवाल है, ये पेपर में आ रहा है। अब आपके पास बेयर एक्ट है, कौन सा बेयर एक्ट है, कानून शहादत ऑर्डर। अब आप ना सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है ना यार, आपने वो बेयर एक्ट ओपन करना है, और उसका जो इंडेक्स है ना, जो फहरिस्त है, वहाँ पे पहले सर्च करना है कि कहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप नीचे जब आए ना, सेक्शन 136, 137 और 138, ये जो 3 सेक्शन है ना जनाब, ये लीडिंग क्वेश्चन को डील करते हैं, और यही सेक्शन हैं जो सवाल के अंदर इनका जिक्र है। तो पहला काम तो आपने ये किया, ठीक है, कि आपको किताब खोली, उसके उसके इंडेक्स में गए, फहरिस्त में गए, और पहले सबसे ये देखना है कि यार ये टॉपिक कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से सेक्शन में, पहले तो आपने ये तय करना है। ठीक है, इसका तरीक़ेकार है कि आमतौर पे आपको बेहतर ये है कि खुद ही से आपने याद कर लें सेक्शन, ठीक है, तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको टिप देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यार बाज़ औक़ात कुछ टॉपिक जो है ना, वो किताब में उनका वर्ड इस्तेमाल नहीं होता एग्जैक्ट उसी तरीके से, फिर हमें वो मिलते भी नहीं हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अब जैसे एक वर्ड है प्ली ऑफ एलिबाई, एक सवाल आएगा कि प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में बताएं कानून शहादत ऑर्डर के तहत। अब आप प्ली ऑफ एलिबाई जाके ढूंढेंगे ना कानून शहादत ऑर्डर में, तो ये वर्ड नहीं मिलेगा आपको।
आप सारी किताब सारे पेपर में लगे रहेंगे, पागलों की तरह देखेंगे, वो कहेंगे यार सर ने तो कहा था कि जाके इंडेक्स में पहले वो टॉपिक का नाम ढूंढ लो और सेक्शन ढूंढो। अब क्या करें भाई, जब अब क्या होगा, अब इस तरह की जो वर्ड है ना, जो जिनका जिक्र नहीं है, इनडायरेक्टली जिक्र है, डायरेक्टली नहीं है, तो वो आपने याद रखनी है। अब मिसाल के तौर पे जैसे प्ली ऑफ एलिबाई है ना, ये एक्चुअली कानूनी शहादत आर्डर का जो सेक्शन 24 है उसका उसका जिक्र मौजूद है, और यहीं पे इसी का ही मतलब है प्ली ऑफ एलिबाई। तो आपने जनाब ये वाला जो सेक्शन है ना 24, ये आपने क्या किया, आपने ये याद कर लिया, ठीक है। हालांकि प्ली ऑफ एलिबाई का जो वर्ड है वो कानूनी शहादत आर्डर में मौजूद नहीं है, लेकिन सवाल आ गया, अब आप ढूंढ ढूंढ रहे हैं इंडेक्स में, लेकिन अब आपको नहीं मिल रहा, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि अब आपने वो जो सेक्शन है ना 136, 137 और 138 वो अपने सामने ओपन किए, ये जनाब एक्चुअल आपके पास आ गया। अब ये जो सेक्शन है ये कौन सी लैंग्वेज है, ये वही बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट के अंदर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपने पहले इनको सुकून से पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने हर एक सेक्शन को डाइसेक्ट करना है, उसको तोड़ना है। हाँ जी, ये मेन चीज़ है भाई, यानी अब आपने उनको तोड़ के अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे और इससे आपका आंसर यानी कि लंबा होता जाएगा, आपके यानी कि पूरा हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर सेक्शन है 136, पहले लिखा हुआ है लीडिंग क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर व्हिच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। अब आपने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना है और इसकी सब हेडिंग बनानी है। सबसे पहले तो एक लीडिंग क्वेश्चन है वो बाहर निकालें, ये लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या है वो एक्सप्लेन करें अपने वर्ड में, कि एक क्वेश्चन दैट इम्प्लाइज और सजेस्ट ऑन, ऐसा सवाल जिसमें खुद ही वो आंसर भी दे रहा हो या आंसर का पता चल रहा हो। दूसरा, लीडिंग क्वेश्चन क्या है, ये सजेस्ट करता है आंसर, ये वाला जो वर्ड है ये फ्रेज बाहर लिखी और इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसी तरीके से आगे एक और फ्रेज है विशेज और एक्सपेक्ट टू रिसीव, उसको भी अलग किया और उसको भी एक्सप्लेन किया। यानी ये 2 लाइनें कानून की, आपने इनमें से 5 से 6 लाइनें निकाल दी भाईजान। ये चीज़ है, ये असल ट्रिक है, ये असल जनाब एक हुनर है जनाब, बेयर एक्ट का इस्तेमाल करके पेपरों की मैं बात कर रहा हूँ, और इसी तरीके से हम एक एक वर्ड को निकाल निकाल के इंटरप्रेट करते हैं। अब ये देखो, ये एक पूरी एक्सप्लेनेशन बन गई। इसके बाद फिर दूसरा सेक्शन होगा 137 है, उसके अंदर भी आपने इस तरह करना है कि वो 2 लाइन्स को पढ़ना है और उनको डायसेक्ट करना है, उनको तोड़ना है और एक एक वर्ड को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेनेशन में तो माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट ही हो, ठीक है। अब मिसाल है, मैन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड, इसका मतलब है कि ये सेक्शन 137 ये कह रहा है कि कब किस जगह आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना। सबसे पहले लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट, यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ भी ये आपको मना है कि आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने, तो वो आपने पहले अलग से लिख लिया। इफ़ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, अब इसको एक्सप्लेन करना है कि यानी तब कब नहीं पूछने आपने, जब कोई एडवर्स पार्टी या मुखालिफ पार्टी यानी कि ऑब्जेक्ट उठाए, एतराज़ उठाए। फिर है बी बी इन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, चाहे एग्जामिनेशन चीफ हो या री एग्जामिनेशन हो, इन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अब इन 2 लाइनों का मतलब ये है कि भाई लीडिंग क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते जब एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट करे, खुसूसन एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन के अंदर, हाँ, लेकिन जब अदालत परमिशन देगी तब आपने करना है। अब ये जो वर्ड्स हैं मैंने इनको कलरफुल किया हुआ है, अब इन्हीं को अलग अलग करके आपने एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। यहाँ पे तो मैंने 1 लाइनर एक्सप्लेन किया, आप इसको 2-3 लाइन में कर लें, ठीक है। तो ये माशाल्लाह एक आधा 1.5 पेज तो आपका यहाँ पे बन गया। उसके बाद सेक्शन 137 का दूसरा हिस्सा, उसके 2 सब सेक्शन है 1 और 2। 2 में ये लिखा हुआ है कि हाँ, अदालत परमिट करेगी, दी कोर्ट शैल परमिट, ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन मैटर्स विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड है। हाँ, वो परमिट करेगा जब मामलात अनडिस्प्यूटेड हैं या इंट्रोडक्शन है, और दूसरा भी ऑलरेडी सफिशिएंट प्रूव या जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब ये जो फ्रेज़ हैं ये मेन फ्रेज़ हैं, अब इनको आपने अलग अलग एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखें तो ये भी जनाब इसका पार्ट 2 हो गया। अब ये भी 1.5 पेज पे आ गया। उसके बाद जनाब सेक्शन 138 है, अब वो उसका जिक्र है। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ही भी लीडिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो पहले तो मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन इसको एक्सप्लेन करें, और साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन को भी अलग से करें कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है। क्रॉस में ये होता है कि आपका वकील जो है ना, मुखालिफ जो बंदे का जो विटनेस होता है उससे सवाल जवाब करता है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। अब इस तरह क्या होगा, इस तरह एक एक सेक्शन
उसको आपने क्या किया, तोड़ा। ये देखें, ये 136, 137, 138 इन सब को मैंने यहाँ पे हमने डाइसेक्ट किया, हमने तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करके एक एक वर्ड को अलग अलग एक्सप्लेन किया। तो भाईजान 3-4 पेजेस बन गए ना। अभी ये तो मैंने थोड़े कम ही लिखे हैं, आप तो माशाल्लाह ज़्यादा एक्सपर्ट हैं एक्सप्लेनेशन में, तो हो गया ना काम। तो ये इतना आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर मज़ीद हम बेहतर करें तो ये मॉडल आंसर ये इस तरह बनेगा। सबसे पहले सेक्शन 136 उसको अपने अल्फाज में यानी कि एक्सप्लेन कर लें और उसका एक एग्जांपल भी दें, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 137, अभी इसकी बहुत सारी हेडिंग है। पहले तो है जनरल प्रोहिबिशन के, वैसे तो नहीं पूछे जा सकते ना एग्जामिनेशन चीफ में ना री एग्जामिनेशन में, ये ऊपर सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, लेकिन इसको हमने मजीद एक्सप्लेन किया, यानी इस तरह आप पेपर में इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंडीशंस हैं प्रोहिबिशन की, जब कोई एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट करे, अदालत की डिस्क्रिप्शन है वो इजाज़त भी दे सकती है। हाँ, कुछ सवाई कुछ सिचुएशन के अंदर जहाँ पे इंट्रोडक्टरी मैटर्स होते हैं, अनडिस्प्यूटेड मैटर्स होते हैं, या सफिशिएंटली प्रूव्ड मैटर्स। अब ये मैंने वो बिल्कुल जिस तरह हम आम तौर पे तैयारी नहीं करते पेपर में, जिस तरह आम तौर पे पेपरों में सवाल लिख रहे होते हैं, आंसर लिख रहे होते हैं, तो ये हम इस तरह ही बनाते हैं ना, हेडिंग सब हेडिंग। अब मैंने उसको उस तरह कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह सेक्शन 138 आ गया, वो उसको भी मैंने ये किया, हालांकि वो 2 लाइनें थी, 2 लाइनों में से मैंने 6, 7, 8 लाइनें निकाल ली। तो यार ये तरीका होता है, इस तरीके से जनाब आप जो है ना बेयर एक्ट का इस्तेमाल करते हैं कि एक सेक्शन है उसके आपने डाइसेक्ट करना है, उसको आपने तोड़ना है, ठीक है। ये जैसे जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर लीडिंग क्वेश्चन आपका आता है कि ये कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है, तो पहले सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इंडेक्स ओपन करना है, देखना है कि सेक्शन कहाँ पे मौजूद है। अगर सेक्शन का पता नहीं चल रहा तो या तो याद करके कर लो, इतना काम आप लोग कर लो कि आपको पता हो, ताकि। और दूसरा ये है कि बेयर एक्ट का आपने इस्तेमाल पेपरों से पहले करना है, ताकि आपको पता हो, नो हाउ हो कि यार ये बेयर एक्ट होता क्या है, ठीक है। और हाँ, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो उनका जिक्र कानून की किताब में नहीं है, जैसे प्ली ऑफ एलिबाई, तो आपने उसका वैसे याद करके रखना है कि यार इसका सेक्शन है क्या, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या है, वो आपने बेयर एक्ट के जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो लिखी, और उसमें एक एक सेक्शन के एक एक 2 लाइनों को डिवाइड किया, अलग अलग एक वर्ड को एक्सप्लेन किया, करते 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 ये आपके जनाब 5-6 पेजेस हो जाएंगे, और आपको ये पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और बेयर एक्ट की मदद से आपका आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है वो तरीका जो मैं एग्जाम के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत सारे और भी लोग इस तरह ही इस्तेमाल करते हैं कि बेयर एक्ट को आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये चीज़ कैसे आएगी कि यार एक ही वर्ड, 1-2 लाइनें हैं कानून की, उनको आप डिवाइड तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, और अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ये कैसे? यार ये आता है प्रैक्टिस से। वो तब आएगा जब आपने खुद पहले किताब पढ़ी हुई हो, आपकी रीडिंग की आदत हो। तो अभी आपके पास टाइम है, मैं आपको दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, बेयर एक्ट की कॉपी पकड़ें, वो देखें। अगर आप सीआरपीसी की तैयारी करें तो सीआरपीसी की बेयर कॉपी उठा के देख लें, और उसके सेक्शन चैप्टर्स देख लें, आपको बस अंदाज़ा हो कि यार फलां टॉपिक कहाँ पे है, ठीक है ना। कन्फेशन का जिक्र कहाँ पे है, मिसाल के तौर पर क्रिमिनल कोड्स का जिक्र कहाँ पे है, ठीक है। एफआईआर का कहाँ पे जिक्र है, रिमांड का कहाँ पे जिक्र है, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का जिक्र कहाँ सेक्शन में है, ये आप एक दफ़ा देख लें। और साथ में जो टॉपिक्स आप वैसे तैयार कर रहे हो वो अच्छी बातें तैयार करें साथ में, लेकिन बेयर एक्ट को भी देखेंगे, बेयर एक्ट में ये कहाँ पे किस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है, ताकि इन केस इमरजेंसी में अगर आपको वो टॉपिक भूल जाता है तो आप बेयर एक्ट को वर्डिंग का अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके, डाइसेक्ट करके, ब्रेक डाउन करके आप उसको अपना काम चला दें। लेकिन मेरी वैसे ये आपको सजेशन है कि टाइम बहुत कम होता है, बेहतर है कि सारे सवाल वैसे ही आप तैयार करें। मैंने जब सीआरपीसी की तैयारी की थी या सीपीसी की, तो मैंने 15-15 सवाल दोनों के तैयार किए थे। उसमें से 10 सवाल तो मैंने वैसे तैयार किए थे जिस तरह हम पहले करते हैं, यानी नोट से, गाइड से मैंने हेडिंग सब हेडिंग रट्टा मार लिया। 5 सवाल जो है ना वो मैंने सिर्फ उनके सेक्शन याद किए थे, और एक दफ़ा मैंने बेयर एक्ट से रीडिंग कर ली थी। बस मुझे पता था कि अगर ये सवाल आएगा तो बेयर एक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, और बस मैं अपने वर्ड्स में उसको डाइसेक्ट करके तोड़ करके लिख दूंगा और मेरा काम चल जाएगा। सो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही खुशूसी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को वैसी चीज़ें बहुत कम ही पसंद आती हैं। अगर आ रही है, समझ आ गया है, तो मैसेज करो, मुझे बताओ, ठीक है। तो ये कुछ मेरा अपना भी एक्सपीरियंस था, एक एग्जाम्पल के तहत कुछ टिप्स मैंने आपको बताएं कि किस तरह बेयर एक्ट को इस्तेमाल करना है एग्जाम के अंदर। अच्छा, दूसरी एक चीज़ लास्ट में, वैसे बेयर एक्ट की पढ़ने की आदत अभी से डाल लें। अगर आप अब वकील बनने जाने माशाल्लाह, इसके बाद आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो भाई बग़ैर रीडिंग के, बग़ैर बेयर एक्ट को इस्तेमाल करना अगर आपको नहीं आएगा ना, तो बड़ी आपको दुश्वारी होगी, और आपको नालायक और आपको जो है ना निकम्मा वकील समझा जाएगा। तो अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है भाईजान। अभी से बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू करें। चलो पेपरों में तो चलो रटा शटा मार के काम चला लोगे, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या करोगे जब क्लाइंट आप लोगों के पास आएंगे, आपको कहेंगे कि जी फ़लाँ मुझे पढ़ के सुनाओ। और बाज़ औक़ात अदालत में तो जज
कहता है कि बेयर एक्ट पढ़ो और समझाओ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तब तुम लोग क्या करोगे? तो भाई अभी से प्रैक्टिस करो रीडिंग की, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करो। तो ये डेली पढ़ो, एक एक आधा घंटा इसकी रीडिंग किया करो, कोई भी बेयर एक्ट, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक हैबिट भी डेवलप हो जाएगी और आपको समझ आ जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 90% वकील ऐसे हैं, वो बेयर एक्ट उनको पढ़ना नहीं आता, वो अपने सीनियर को कहते हैं कि सर ज़रा समझाएं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये आपने नहीं करना। मेरे स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने इस तरह का वकील कभी नहीं बनना। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।